देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं, इसमें डिबेट हो रही हैं। तो कोई भी बड़ा फैसला होता है, बड़ा एक्ट आता है, उससे पहले डिबेट होती है देश में। तो अभी डिबेट सीजन चल रहा है, ठीक है। जब ये पार्लियामेंट में इश्यू हो जाएगा और क्या क्या इसके नियम कानून बनेंगे इसके थ्रू, जब वो आ जाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर आता है, डीपीएसपी। ओके, डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। जो कश्मीर के ठंडे पानी में एक फ़िश होती है, कैटल फ़िश, ट्रोट नाम है इसका। तो इसकी फार्मिंग बहुत अच्छी से होने लगी है जब से सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो अब ये कश्मीरी लोग चाहते हैं कि हमारी ये फ़िश है ये यूरोप में भी भेजी जाए, जिससे वो लोग इसको खा के देख सकें कितनी अच्छी है ये खाने में, है ना। तो कैटल फ़िश ऑफ कश्मीर, जिसका नाम है ट्रॉट, और ये कोल्ड वाटर्स में इसकी फार्मिंग की जाती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ट्रॉट है क्या, है ना, काय की स्पीसीज है, तो ये ध्यान रखना, इट इज़ अ फिश स्पीसीज। देखो, अकीरा नाम का अटैक हो रहा है कंप्यूटर्स पे इस समय। ये एक रैंसमवेयर अटैक है, ठीक है। सर्ट इन जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स टीम है, जो 2004 में इस्टेब्लिश की गई थी, तो उसने कॉशन रहने के लिए कहा है। तो रैंसमवेयर अटैक्स क्या होते हैं, ये तुम्हारे कंप्यूटर पे कब्जा कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको इतने पैसे दो, एक तरह से फिरौती मांगते हैं, ठीक है। इतने पैसे दो जब ही हम तुम्हारे कंप्यूटर को छोड़ेंगे, वरना तुम्हारे या तो जो डाटा है उसको लीक कर देंगे या फिर उसको करप्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो लोग पे कर देते हैं। ऐसा अभी यूएस की पाइपलाइन में भी, पाइपलाइन को रैंसमवेयर अटैक हुआ था, तो यूएस ने $4 मिलियन की रिश्वत दी थी उनको, अटैक करने वालों को, ठीक है। तो रैंसमवेयर है ये अकीरा नाम का। तो इसको ध्यान रखना, ये न्यूज़ में है, ठीक है। और सर्ट का ध्यान रखना, 2004 में इस्टेब्लिश हुई थी, जनवरी 2004। ओके, और फुल फॉर्म याद रखना चाहो तो रख लेना। सर्ट इंडिया है, IN मतलब इंडिया। देखो, जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पापुआ न्यू गिनी में गया था ना, तो उसने बोला था कि ग्लोबल साउथ का लीडर हम आपको बनाना चाहते हैं। तो G20 में 19 तो कंट्री हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो उसकी प्रेसिडेंसी अभी इंडिया संभाल रहा है। तो इंडिया ने बोला है कि जो AU है, अफ्रीकन यूनियन है, जिसमें 55 देश हैं, क्योंकि अफ्रीका इस समय बहुत ही पॉपुलस कॉन्टिनेंट बन गया है और उसमें 55 कंट्रियां हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही गरीब हों, कुछ अच्छी कंट्रियां भी हैं। तो हम एक इतने बड़े ब्लॉक को बाहर नहीं रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इंडिया पिच कर रहा है कि G20 में इसको G21 कर दो, अब टाइम आ गया है, और अफ्रीकन यूनियन को इसको शामिल किया जाए इसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अफ्रीकन यूनियन इज़ अ ग्रुप ऑफ 55 लेजिटमेट UN रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज। सारी कंट्री मतलब अफ्रीका में जितनी भी कंट्रियाँ आती हैं, आइलैंड वाइलैंड सबको मिला के, और ये UN रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है। तो इनका ग्रुप है 55 कंट्रियों का। ओके, देखो, ये बेडाक्विलाइन, ये पिछले 6-7 महीने से न्यूज में है। बेडाक्विलाइन एक दवाई है जिसको जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बनाती है। तो इसका पेटेंट इसके पास था, ठीक है, 10 साल के लिए। और ये दवा जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB को ट्रीट करने के काम आती है। क्योंकि इंडिया में भाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB के केस बहुत हैं, तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है ये। और अगर इसका कोई ट्रीटमेंट करवाता है ना बेडाक्विलाइन दवाई का, तो 55,000 रुपए का लगभग खर्चा आता है। तो इतना भाई गरीब आदमी देश में दे नहीं सकते, क्योंकि TB गरीब आदमियों की बीमारी है, ध्यान रखना ये चीज। तो सरकार ने क्या किया है, इसका एक्सटेंड भी, वो जो पेटेंट एक्सटेंड करने से मना कर दिया था। बोला कि तुम्हारी बेडाक्विलाइन का हम पेटेंट एक्सेस नहीं मतलब एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, हमारा पेटेंट एक्सचेंज करो, ठीक है। तो इसको एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स बोलते हैं, जिसमें ये लोग थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं दवाइयों में, और उसको एक्सटेंड करवाते रहते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए, ठीक है। तो अब इंडिया ने कहा है कि जेनेरिक सप्लाई मतलब उनके पेटेंट को ख़त्म करके खुद से दवा बनाना, उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स की, तो उनको जेनेरिक दवाइयाँ बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेडाक्विलाइन दवाई का नाम ध्यान रखना है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का नाम ध्यान रखना है। और देखो, ये वही बात है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जॉनसन बेबी सोप बनाती है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि उसमें पाया गया था कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं इनके, इसमें जॉनसन बेबी पाउडर में बेसिकली। तो इन पे फाइन लगा था, $14 बिलियन का फाइन लगा था, समझ रहे हो, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गए ये लगभग। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जिनको केवल मुनाफाखोरी दिखती है, लोगों की हेल्थ से उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना।
तो इसी से बेडाक्विलन का ये चाहते हैं कि पैसे इनको मिलते रहे इंडिया जैसी कंट्रियों से। लेकिन इंडिया की कंट्री ने साफ कह दिया है कि वी विल नॉट अलाउ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, और तुमको जो है ये हम बनाएंगे, इसको जेनेरिक दवाइयाँ बनाएंगे। सीधी सी कहानी ये है, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो वाली बात है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। देखो ये क्विज आई है, द फेमस वाटरफॉल इन गोवा अट्रैक्ट्स विजिटर्स। तो गोवा का वो कौन सा फेमस वाटरफॉल है? दूध सागर है, ध्यान रखना। और इसमें मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सी रिवर पे है ये। कोई कमेंट करके बताता नहीं है, ठीक है ना, जिससे मुझे भी पता चल जाए, मैं इसको गूगल करके बता नहीं रहा हूँ तुम लोगों को। तो फेमस वाटरफॉल ऑफ गोवा किस में है? दूध सागर वाटरफॉल है, ये गोवा में स्थित है। ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा क्या है? गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। कोंकण कोस्ट है ना, वेस्टर्न इंडियन कोस्ट को कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। गोवा कर्नाटक इस रीजन को। आ, तो इसकी लैंग्वेज भी क्या है? कोंकणी। द चर्च इन गोवा दैट हाउसेस द मोर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस एक्जेवियर। तो इसका नाम है बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। देखो इन चर्चेस के ग्रुप को, कई सारे चर्चेज हैं छोटे मोटे, और इन सबको मिला के यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल रखा है। तो ये बेसिलिका ऑफ बोम जीसस का नाम ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। दिस बीच इन गोवा नोन एज द क्वीन ऑफ बीचेस। कैलंगुटे बीच है, इसको क्वीन ऑफ बीचेस के नाम से जानते हैं। दिस इंडो पोर्तुगीज आर्किटेक्चरल स्टाइल इज प्रोमिनेंट इन चर्चेज एंड बिल्डिंग्स इन गोवा। इस मतलब कौन सी बिल्डिंग स्टाइल है बेसिकली गोवा की? तो इसको गोवन बोरोक या पोर्तुगीज बोरोक बोलते हैं, क्योंकि भाई पोर्तुगीज का था ना ये कॉलोनी। तो पोर्तुगीज बोरोक स्टाइल की आर्किटेक्चर पाया जाता है यहाँ पे। और प्लस ये फोक डांस है, फुगड़ी, FUGDI। ये बता देना कौन सी स्टेट का है, ठीक है। देखो पॉपुलर पॉलिसीज वो होती हैं जो लोगों को लुभाने के लिए की जाती हैं, और ये चुनाव से पहले आती हैं जस्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कभी राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने न्याय वाली योजना लॉन्च कर दी कि सबको, ठल्लू जो बैठे हैं घर में, उन सबको 12,000 रुपये महीने दिए जाएंगे फ्री में, बिना नहीं, मतलब 6,000, लगभग 72,000 रुपये सालाना शायद। तो ऐसे ही तेलंगाना सरकार ने माइनॉरिटीज़ के लिए, मतलब मुस्लिम, ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ मुस्लिम ही है बेसिकली, उनके अपीजमेंट के लिए 1 लाख रुपए असिस्टेंस दिया जाएगा, मतलब 100% सब्सिडी के साथ। ये लगभग फ्री है। तो 1 लाख रुपए सारे मुसलमानों को बांट दिए जाएंगे। और चूंकि अब चुनाव आ रहे हैं तेलंगाना में, ठीक है कि नहीं, तो भाई इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर इनकी सरकार चली गई तो कोई मतलब नहीं है, ये बांटे नहीं जाएंगे। अगर ये दोबारा आ गए पावर में तो क्या होगा कि जो तेलंगाना सरकार का स्टेट बजट है, तो उसका मैक्सिमम पोर्शन जो जाएगा पहली बार का, वो सब इस पैसे को बांटने में चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह की पॉपुलर पॉलिसी से बचना चाहिए, है ना। जो स्टेट का बजट है, जो स्टेट का फाइनेंस है, वो सिस्टम पूरा खराब हो जाता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। लेकिन इन लोगों का कुछ जाता नहीं है, आज सरकार में है कल नहीं है, इनका कुछ इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस जाल में हमको फंसना नहीं है, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के वोट करना है। तो तेलंगाना वाला कोई अगर मेरा ये वीडियो देख रहा हो तो इस सब चीज़ से बचे, ठीक है। और ये इंग्लिश के सेक्शन में पूछा है, अप टू द स्ट्रेच स्क्रैच का क्या मतलब है? अप टू द स्क्रैच, इसका मतलब होता है इट वाज सेटिस्फैक्ट्री। कोई चीज़ सेटिस्फैक्ट्री होती है या जो तुम एक्सपेक्ट करते हो वैसी होती है, इसको अप टू द स्क्रैच बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम खाना खाने गए रेस्टोरेंट में, बोले हाँ यस इट इज़ अप टू द स्क्रैच। और तो जनरली इसका बोलते नहीं है, मतलब नेगेटिव कनोटेशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे ख़राब होता है तब बोलते हैं, मतलब जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो बोलेंगे इट वाज नॉट अप टू द स्क्रैच, बोलचाल की भाषा में बेसिकली नेगेटिव कनोटेशन में यूज़ करते हैं नॉट के साथ। जब कोई चीज़ हमारे मतलब की नहीं, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती, तो बोलते हैं इट वाज नॉट अप टू द स्क्रैच, ठीक है। देखो जब भी टेनिस का मैच हो रहा था तो उसमें किसी के एक के 15 पॉइंट हैं, किसी के 0 पॉइंट हैं, तो ऐसे बोलेंगे लव 15। तो जीरो वाले को लव बोलते हैं। तो इसमें पूछा है किसी ने कि लव क्या होता है। तो देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ न्यूज़ में होती है वही आती है। बहुत ये लव 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 एम्पायर चिल्ला रहा था, मैं भी चूंकि मैच देख रहा था तो मुझे पता है। तो उसने पूछा है कि लव वर्ड का मतलब क्या है, भाई मुझे भी जानना था, लेकिन मैं तो वैसा हूँ बेकार आदमी, तो मैंने तो गूगल किया नहीं क्या मतलब है, तो किसी ने पूछ लिया तो इसमें आया है, तो मैं बता देता हूँ। ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है लॉ, LOEUF। तो लव बेसिकली इसको ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है अंडा, एग। और अंडा तो तुम्हें पता ही है, जीरो, ठीक है कि नहीं। जैसे बोलते हैं ना बच्चे को अंडा मिला है,
तो मतलब जीरो मिला है, तो लॉफ होता है बेसिकली ये। लव 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 चिल्लाता है वो उसको उसमें, ठीक है। ध्यान रखना, और जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर दें इसको, और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें लेकिन, ठीक है। थैंक यू।